Evening to one and all. Today I am here with the 8th class SST. In our yesterday's part, we have discussed a lot about defense system of India. In that lesson, we have discussed about Army, Navy, and Air Force, and the rank of officers in Army, and the rank of officers and the rank of soldiers in Army, rank of officers in Navy, and rank of officers in Air Force. Okay, now we are going to discuss the role of defense forces during the peace. जैसे कि हमने कल देखा था कि हमने हमारे डिफेंस के लिए कुछ फोर्सेस बनाई है। आर्मी कहीं ना कहीं जो भूमि होती है, जमीन होती है, वहाँ पर अपना वर्क करती है और हमारे देश को डिफेंस करती है। इसके अलावा नेवी वर्क करती है हमारे कोस्टल एरियाज के अंदर, समुद्र के अंदर, और इसके अलावा कहीं ना कहीं हमारे जो कोस्टल लाइन है उसको सुरक्षित करती है अपने वारशिप्स के द्वारा। इसके अलावा जो एयरफोर्स है उसका मेन वर्क होता है बम्बार्ड करना, या जो रिमोट एरियाज या दूर दराज के इलाके या कहीं ना कहीं जो हिली एरियाज है जहाँ पर हमारी आर्मी को मदद की ज़रूरत है, वहाँ पर आर्मी की मदद करना, ये सब एयरफोर्स का वर्क होता है। लेकिन देखिए, आप लोगों को मालूम है कि युद्ध डेली नहीं होता है ना। हमने डिफेंस फोर्सेस बनाई है, क्यों बनाई है? ताकि कोई दूसरा देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण करता है तो हम उसका जवाब दे सकें। वैसे इंडिया एक पीस लविंग कंट्री है, कभी भी आगे बढ़ के हमने वार नहीं किया है। तो अब शांति के समय में इन फोर्सेस का क्या वर्क होता है वो हम आज देखने जा रहे हैं। रोल ऑफ डिफेंस फोर्स ड्यूरिंग द पीस। Beside defense of country from invaders, the defense forces also deployed in a number of other ways for the service of communities, such as the time of flood, earthquake, and other natural calamities, accident, etc. They have also assisted the UN in the peacekeeping activity in different countries of the world. For example, our forces have rendered admirable services in the Korea, Gaza Strip, Lebanon, Congo, Yemen, and other places. Thus, security of a country depends on the awareness of the citizen, sacrifice, devotion, and powerful. देखिए, यदि हम पीस की बात करें तो शांति के समय हमारी जो डिफेंस फोर्सेस होती है, जहाँ कहीं अगर नेचुरल कलामिटी आ गई है, जैसे बाढ़ आ गया है, भूकंप हो गया है, या वॉल्केनिक इरप्शन हो गया है, या कुछ दूसरी नेचुरल कलामिटीज आ गई है, तो वहाँ पर ये वर्क करती है। मीन्स वहाँ पर राहत पैकेजेस वगैरह पहुँचाने का काम किया जाता है और वहाँ से जो लोगों को निकाला जाता है, एक सुरक्षित जगह पे ले जाया जाता है, वो सारा वर्क किया जाता है। इसके अलावा हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है वो यूएन के साथ, यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर पीस कीपिंग एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करती है। क्योंकि यूएन की, यूनाइटेड नेशन की अपनी कोई फोर्स नहीं है, इसलिए वो अलग अलग कंट्रियों से कहती है कि अलग अलग देश जो अपनी फोर्सेस है उसको दे और वहाँ से वो पीस कीपिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करे। तो हमारा देश ने बहुत सारी पीस कीपिंग एक्टिविटीज़ में साथ दिया है यूएन का, जैसे कि कोरिया में जो एडमिरेबल सर्विसेज है हमारे जो डिफेंस फोर्सेस है उसकी, फिर गाजा स्ट्रिप में, मतलब गाजा पट्टी जिसको हम कहते हैं, लेबनान में, कॉन्गो, यमन, और इसके अलावा अदर प्लेसेस के अंदर। ओके, तो ये सब चीज़ें। आगे हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। हमारे जो डिफेंस के इक्विपमेंट है उसका प्रोडक्शन कैसा होता है, अभी हम सेकंड नंबर की बात करने जा रहे हैं। मेनी टाइप ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट आर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट की जरूरत होती है, जिसको दो भागों के अंदर बांटा गया है। दो तरीके से उसका प्रोडक्शन होता है, उसके प्रोडक्शन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है डिपार्टमेंटली रन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और दूसरा है डिफेंस पब्लिक सेक्टर। ओके, तो पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो आर्म है, एम्यूनिशन है, या टैंक है, व्हीकल्स है, ये सारे के सारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मतलब डिपार्टमेंटली रन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जिसको डिपार्टमेंट रन करता है, ऐसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनते हैं। और इसके अलावा डिफेंस पब्लिक सेक्टर में क्या क्या बनता है, जो गियर्ड है व्हीकल के वो बनते हैं, शिप्स वगैरह बनते हैं, एयरक्राफ्ट बनते हैं, बुलडोजर्स बनते हैं, अर्थ मूविंग व्हीकल्स बनते हैं, इक्विपमेंट, टूल्स, सेंसर्स, और इसके अलावा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स वगैरह ये सब बनते हैं। ओके, तो ये हमने देखा प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। देखिए, आगे देखते हैं। टू मेक द कंट्री एन एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज आल्सो बीइंग सेट अप। हमारे देश को एक न्यूक्लियर संपन्न देश बनाने के लिए न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी हमारे देश के अंदर लगाया गया। अगर मैं दो मेन न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात करूं तो पहला है तारापुर महाराष्ट्र में, दूसरा है कलपक्कम तमिलनाडु में। ओके, हमारे देश के अगर मिसाइल की बात करें तो ये हमारे डिफेंस
सिस्टम को या हमारा जो भारत का डिफेंस सिस्टम है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथ देती है, पावर देती है। हमारे देश की अगर मिसाइल की बात करें तो अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश, ब्रह्मास्त्र, ये यहाँ की मिसाइल से। इंडिया हैज गिवन प्रूफ ऑफ इट्स एटॉमिक पावर बाय सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ एटम बॉम्ब इन 1974 एंड 1988। देखिए यदि हम बात करें एटॉमिक पावर की तो इंडिया इसके अंदर सक्सेसफुल हुआ और एक सक्सेसफुल टेस्टिंग करी हमने एटॉम बॉम्ब की। पहली करी 1974 में और दूसरी करी 1998 के अंदर। ओके, moreover dangers of war are not limited to the battlefield, only air raids and bombing destroy cities, life and property. It is therefore very essential for the citizen to get training in the first aid and nursing. We should know how to behave during blackouts, air raids and fires. देखिए इसके अलावा हमारे देश के अंदर अलग अलग समय पे हमारे जो बहुत सारे एनजीओ से या गवर्नमेंट लोगों को ये भी कहती रहती है, ये भी सिखाती रहती है कि डेंजर्स के टाइम पे किस तरीके से हमें बचना है। मान लो यदि बैटल फील्ड हमारा एरिया है जो बैटल फील्ड बन गया है या जो बॉम्बिंग वगैरह वहाँ पर हो रही है तो किस तरीके से हमें फर्स्ट एड का इस्तेमाल करना और अपनी जान को किस तरीके से बचाना है, इसकी भी जो ट्रेनिंग वगैरह और इसके बारे में भी जो अलग अलग तरीके से लोगों को समझाया जाता है। There is another organization which is meant to develop the sense of discipline and an aptitude for the defense among the student of country. This is called National Cadet Corps student. Both boys and girls can join it. देखें हमारे स्कूल में एक और हमारे देश में एक और ऑर्गेनाइजेशन जिसको एनसीसी कहते हैं या नेशनल कैडेट कॉर्प्स कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये स्टूडेंट के अंदर डिसिप्लिन पैदा करता है ताकि इनके अंदर जब ये आर्मी के अंदर या डिफेंस फोर्स कोई सी भी डिफेंस फोर्सेस के अंदर यदि जाना चाहे तो जो वहाँ पर डिसिप्लिन वगैरह की जरूरत होती है, ये जो एक्टिवनेस की जरूरत होती है वो हमारे स्टूडेंट के अंदर पहले से ही पैदा की जा सके, उसमें प्रोड्यूस की जा सके, इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। इसमें दोनों गर्ल्स और बॉयज दोनों शामिल हो सकते हैं। Besides this regular defense forces, there is other organization which form a second line of defense. One such organization is called Territorial Army. The Territorial Army is the citizens force of those persons who are eager to play a role in the defense force. देखिए इसके अलावा एनसीसी के अलावा एक और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम टेरिटोरियल आर्मी कहते हैं। ये टेरिटोरियल आर्मी जो सिटीजन होते हैं, नागरिक होते हैं, उनका फोर्स होता है जो कहीं ना कहीं कंट्री के डिफेंस में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। जिसकी उम्र 18 से 35 साल के बीच में है वो इसमें शामिल हो सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, अपना जो फ्री टाइम है वो इसके अंदर बिता सकते हैं। ओके, द टाइम ऑफ द वॉर इज द टाइम ऑफ क्राइसिस एंड कैलेमिटी। सब एंटी-सोशल एलिमेंट टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। सिटीजन शुड रिमेन विजिलेंट अगेंस्ट सच एंटी-सोशल एलिमेंट एंड हेल्प द गवर्नमेंट टू चेक देम। देखें जो वॉर का समय रहता है, जो लड़ाई का समय रहता है वो क्राइसिस और कैलामिटी का समय रहता है, लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट ऐसे समय में भी अपना फायदा सोचते हैं और वो लोगों की जो मृत शरीर रहते हैं वहाँ पर चेन स्क्वीजिंग वगैरह इस टाइप का वर्क करते हैं, जो कीमती गहने वगैरह हैं निकाल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सिटीजन है उनको अवेयर रहना चाहिए और अपने हमें इन एंटी सोशल एलिमेंट्स से बचना चाहिए और लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए कि इन एंटी सोशल एलिमेंट से किस तरीके से बचा जा सकता है। ओके, हमें अवेयर रहना चाहिए और एक्टिव रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो सिविक्स का पार्ट था लेसन नंबर 12 डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको लेसन नंबर 13 जो कि ज्योग्राफी का पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका ज्योग्राफिकल फीचर्स, इसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट बताऊंगा। तो पहले तो हम इसको रब कर लेते हैं। जो आपका पार्ट नंबर और चैप्टर नंबर 12 जो था, Firstly, I have rub it. Now, अब है हमारा नॉर्थ अमेरिका चैप्टर नंबर 30, नॉर्थ अमेरिका। क्या पढ़ने जा रहे हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में हम? ज्योग्राफिकल फीचर्स। ज्योग्राफिकल फीचर्स देखें यहाँ पर सबसे पहले हम इसका लोकेशन एंड एक्सपांशन पढ़ेंगे। लोकेशन एंड एक्सपांशंस, ओके। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इट्स लैंड सरफेस, इसकी लैंड सरफेस के बारे में।
सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं लेसन को। देखो लेसन के नाम से हमें मालूम पड़ गया नॉर्थ अमेरिका ज्योग्राफिकल फीचर्स, मींस यहाँ पर हमें नॉर्थ अमेरिका का ज्योग्राफिकल फीचर्स पढ़ना है। ये आपका ज्योग्राफी का लेसन है ना, सिविक्स का आपका ओवर हो चुका है। सबसे पहले हम इसका लोकेशन एंड एक्सपांशन पढ़ेंगे कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ पर स्थित है। नॉर्थ अमेरिका है क्या, नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, कहाँ पर स्थित है ये हम देखते हैं। देखिए नॉर्थ अमेरिका दुनिया का 3rd नंबर का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। यदि हम मैप को देखेंगे तो हमें नॉर्थ अमेरिका की जो सिचुएशन है ये मालूम पड़ेगी और हमें ये पता पड़ेगा कि नॉर्थ अमेरिका पूरी तरीके से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। नॉर्थ अमेरिका लाई एंटायरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, पूरी तरीके से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। और अब देखें इसके हम ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लें। इट लाइज बिटवीन, ये 10 डिग्री नॉर्थ एंड 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के अंदर है। इसके अलावा 20 डिग्री वेस्ट एंड 170 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड के अंदर स्थित है, ये लोकेटेड है। ओके, इसके अगर मैं लंबाई की बात करूं तो 7200 किलोमीटर लॉन्ग है ये, नॉर्थ से साउथ के बीच में, और 6400 किलोमीटर वाइड है ये, ईस्ट से लगाकर वेस्ट तक के। ओके, अगर हम इसके टोटल एरिया की बात करें तो 2 करोड़ 49 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है और एक ट्रायंगल की शेप जैसा नजर आता है। आगे देख लेना यूरोपियन सेलर। आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे पहले मालूम कैसे पड़ा, पता कैसे पड़ा, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं हम। एक यूरोपियन सेलर था जिसका नाम था कोलंबस। ये कहीं ना कहीं एक जो नया रूट है वो डिस्कवर करना चाहता था इंडिया आने के लिए, कि इंडिया जाने में जो रूट इस्तेमाल हो रहा है वो काफी बड़ा है, तो नया रूट निकाला जा सके। बहुत सारे दिन इसने, बहुत समय तक के, बहुत सालों तक इसने नेविगेशन की। और नेविगेशन करने के बाद ये एक जगह पर पहुंचा, एक आइलैंड पर पहुंचा। उस आइलैंड से फिर ये आगे, जब उसने उस आइलैंड को देखा तो पता पड़ा ये तो इंडिया नहीं है, तो फिर वो और आगे वहां से बढ़ा। जब वो और आगे बढ़ा तो 1942 के अंदर ये एक बिल्कुल ही नई जगह पर और एक बिल्कुल ही अजनबी जगह पर पहुंच गया, जिसको इसने नाम दिया न्यू वर्ल्ड, और बाद में इसका नाम रख दिया गया नॉर्थ अमेरिका। ओके, अब अगर नॉर्थ अमेरिका की हम बात करें तो इन द नॉर्थ ऑफ कॉन्टिनेंट, इसके नॉर्थ के अंदर आर्टिक ओशियन है, इसके ईस्ट में अटलांटिक ओशियन है, इसके वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है। और यदि हम बात करें साउथ की, तो साउथ के अंदर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ओके, अब हम देखिए इसके लोकेशन एंड एक्सपांशन की बात तो कर ली, अब हम इसके लैंड सरफेस की बात कर लें। जैसे हमारे भारत के अंदर लैंड सरफेस माउंटेन, प्लेटू एंड प्लेन है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया हमारे इंडिया को, यहाँ पे देखा है। अगर हम इसके लैंड सरफेस की बात करें, इसके नॉर्थ अमेरिका की, तो इसको भी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया, वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, ईस्टर्न हाईलैंड और सेंट्रल लोलैंड। अभी मैं आपको केवल एक ही के बारे में बताऊंगा, द वेस्टर्न कॉर्डिलेरास। ओके, तो इसको जो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये आपको पेज नंबर 119 पे दिया हुआ है, द वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, द वेस्टर्न कॉर्डिलेरास। ओके, इसके अलावा 2 और है, द ईस्टर्न हाईलैंड, द सेंट्रल लोलैंड, द ईस्टर्न हाईलैंड and the central lowland. ओके, तो ये यहाँ के लैंड सरफेस है, इसमें केवल एक ही के बारे में डिस्कस करेंगे हम, द वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, बाकी 2 के बारे में कल डिस्कस करेंगे। देखिए वेस्टर्न कॉर्डिलेरास की अगर हम बात करें तो ये द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इज अ वास्ट माउंटेनियस रीजन नोन एज वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। जो कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न पार्ट है, हम पूरे कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका की, तो इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पर एक वास्ट माउंटेनियस रीजन है, जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरास। ओके, व्हिच स्प्रेड फ्रॉम अलास्का इन द नॉर्थ एंड मेक्सिको इन द साउथ। यदि इसके एरिया की बात करूं तो अलास्का, नॉर्थ के अंदर जो अलास्का है वहां से लगाकर ये साउथ में मेक्सिको तक के फैला हुआ है। ओके, इन द ईस्ट लाइज रॉकी रेंजेस, इसके ईस्ट के अंदर रॉकी रेंजेस है, और सियरा नेवाडा इसके सेंटर में है, और कोस्टल रेंजेस इसके वेस्टर्न एरिया के अंदर है। अमंग दिस माउंटेन रेंजेस देयर आर इंटर माउंटेन प्लेटू ग्रेट बेसिन। इस माउंटेन रेंजेस के अलावा कुछ वहां पर प्लेटू भी हैं और कुछ बेसिन भी है, रिवर बेसिन वगैरह भी। द प्लेटू ऑफ कोलोराडो लाई इन द साउथ ऑफ ग्रेट बेसिन। जो प्लेटू ऑफ कोलोराडो है वो साउथ बेसिन में, द प्लेटू ऑफ कोलोराडो लाइज इन द साउथ ऑफ ग्रेट बेसिन। प्लेटू ऑफ कोलोराडो ग्रेट बेसिन के साउथ के अंदर है। इसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े जॉर्जेस हैं, ठीक है,
बहुत सारे बड़े बड़े जॉर्जेस है। जो यहाँ का बड़ा जॉर्जेस है वो 1800 मीटर डीप है, जो कि दुनिया का बड़ा जॉर्जेस भी कहलाता है। इसको हम ये जो बड़ी बड़ी इसमें वॉल्स वगैरह, वॉल्स लाइक साइड्स होती है, इसको हम कैनियंस वगैरह कहते हैं। ऐसे जो बड़े बड़े जॉर्जेस होते हैं जिसमें वॉल लाइक साइड्स होती है, इसको हम कैनियन कहते हैं। यहाँ का जो कोलोराडो का जो कैनियन है वो सबसे लार्जेस्ट है और वर्ल्ड फेमस है अपनी नेचुरल ब्यूटी के कारण। ओके, इसके अलावा अगर मैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरास की बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज भी है। ओके, अगर मैं इसके हाईएस्ट पीक की बात करूं तो माउंट माइक किंगले, ये यहाँ की सबसे ऊंची पीक से। ओके, ये अलास्का के अंदर है। इसकी हाइट है 6194 मीटर्स अबव द सी लेवल। ओके, among these mountain ranges in the central part lies the lowest place of the continent known as Dead Valley। ये सबसे हाईएस्ट प्लेस है कॉन्टिनेंट की, तो कहीं ना कहीं लोएस्ट प्लेस भी है पूरा कॉन्टिनेंट की, जो सी लेवल से सबसे लोएस्ट है, जिसको डेड वैली कहते हैं, जो केवल 86 मीटर हाई है सी लेवल से। ओके, मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका राइज इन द वेस्टर्न कॉर्डिलेरास। जो नॉर्थ अमेरिका की बहुत सारी रिवर्स हैं वो वेस्टर्न कॉर्डिलेरास से राइज होती है। ओके, सेकंड भी देख लेते हैं हम, ईस्टर्न हाईलैंड देख लेते हैं। काफी छोटा ही है इसलिए हम ईस्टर्न हाईलैंड देख लेते हैं। जो सेंट्रल लोलैंड है ये हम कल देखेंगे। द ग्रेट सेंट्रल प्लेन्स है, जो सेंट्रल लोलैंड है ये हम कल देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं ईस्टर्न हाईलैंड। These highlands include the Appalachian Mountain and their extensions. In the east there is a Labrador Plateau। देखिए ये जो हाईलैंड्स है इसके अंदर एपलेचियन माउंटेन है और उसका एक्सटेंशन है। आपको पता माउंटेन की जो श्रृंखला है उसका एक्सटेंशन होता है। इन द ईस्ट देयर इज अ लैब्राडोर प्लेटू। यहाँ पर जो ईस्टर्न हाईलैंड है इसके ईस्ट के अंदर लैब्राडोर प्लेटू है और इसके साउथ के अंदर प्लेटू ऑफ एपलेचिन है। ओके, इसकी हाइट 450 मीटर से लगाकर 2000 मीटर है। दिस एंशिएंट प्लेटू आर डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स। ये जो एंशिएंट प्लेटू है यहाँ पर डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स, बहुत ज्यादा मात्रा में मिनरल्स पाया जाता है। ओके, और दीज माउंटेन्स आर मच ओल्डर देन द वेस्टर्न कॉर्डिलेरास। ये जो प्लेटू है और यहाँ की जो छोटी मोटी माउंटेन्स है वो वेस्टर्न कॉर्डिलेरास से भी काफी पुरानी है और यहाँ पर बहुत ज्यादा मिनरल्स का डिपॉजिट पाया जाता है। तो बहुत सारे मिनरल्स तो ऐसे हैं जो बहुत लार्जर क्वांटिटी के अंदर यहाँ पर मिलते हैं। ओके, तो अब जो द ग्रेट सेंट्रल प्लेन्स है इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।